धीमी वाली फास्ट पैसेंजर मार्क ट्वेन की 7 कहानियों का संग्रह है। अलग अलग रंग की बहुत ही दिलचस्प कहानियां हैं इसमें, लेकिन मुझे खास तौर पर जो कहानी पसंद है वो धीमी वाली फास्ट पैसेंजर ही है। उसकी वजह शायद यह है कि गोरखपुर में काम करते हुए मैंने देवरिया के छोटे से कस्बे बरहज से सलीमपुर और भटनी तक जाने वाली ऐसी ही एक ट्रेन में कई बार सफर किया है। तो इस कहानी का एक छोटा सा अंश मैं अभी पढ़ता हूं। हरी झंडी हिलाते हुए गार्ड ने सीटी बजाई। ड्राइवर पैट थॉमस ने एहतियात के साथ धीरे धीरे रेगुलेटर घुमाया। फायरमैन ने बड़ी सफाई से बेलचे में कोयला भर भर कर गुलाबी लाल लपटों से दहकते फायर बॉक्स में झोंकना शुरू कर दिया और शहंशाह अकबर से मिले नाम वाला वो इंजन लोकोमोटिव 2071 आहिस्ता आहिस्ता फरीदपुर जंक्शन से आगे बढ़ने लगा। यह ट्रेन नंबर 410 संत नगर फास्ट पैसेंजर थी। ये 1986 की बात थी और फरीदपुर संत नगर ब्रांच लाइन पर चलने वाली रेलगाड़ियों में लगे स्टीम इंजन इस बात की गवाही थे कि भारतीय रेलवे की प्राथमिकता में यह रूट बहुत महत्व का नहीं था। इस रूट पर मीटर गेज का ब्रॉड गेज में नहीं बदला जाना भी इस बात की पुष्टि करता था। फिर भी इस लाइन पर रोज चलने वाली 2 ट्रेनें मुसाफिरों के लिए बड़ी नियामत थी। फरीदपुर कस्बा एक जिले का मुख्यालय था और इस तरह नौकरशाही और अदालती कामकाज की गतिविधियों का केंद्र था। संतनगर जंगलों के किनारे की तरफ आबाद किसी बहुत बड़े गांव की तरह का छोटा सा खुशनुमा कस्बा था जहां एक संत का मंदिर था। ऐसे में संतनगर के बहुतेरे लोगों को फरीदपुर तक जाना ही पड़ता था। वहां जिला कलेक्टर के किसी मातहत के पांव पकड़कर वे अपनी फाइल आगे बढ़ाने की गुहार लगाते। उन दिनों सीधे कलेक्टर से मिल पाना हर किसी के बस की बात नहीं थी। मुकदमेबाज लोगों के इस देश में अदालतों के पास खूब काम होता है, तो संतनगर के वादियों और प्रतिवादियों दोनों को रेलगाड़ी की जरूरत पड़ती। सरकारी दफ्तर के बाबुओं, फरीदपुर में दूध बेचने वाले दूधिये और थोड़ी ताजी सब्जी लेकर बेचने निकले कुंजड़ों के साथ ही कस्बे के स्कूल कॉलेज में पढ़ने के लिए जाने वाले बच्चे और नौजवान ट्रेन के नियमित मुसाफिर थे। इन सब के अलावा संतनगर के मंदिर पर जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ भी होती। यूं आम दिनों में इस कदर भीड़ होती कि दूधियों में लगेज वैन पर कब्जा करने की होड़ रहती और भीड़ भाड़ वाले खास मौकों पर तो डिब्बों की छतों पर भी जगह कम पड़ जाती। बाबुओं को आराम से बैठने की जगह जरूर मिल जाती। उनके बैठने की कुछ खास बेंचें मुकर्रर थीं और उनकी ताकत की हनक इतनी थी कि दूसरे लोग वहां बैठने की हिमाकत नहीं करते थे। भारत के सरकारी तंत्र में बाबू लोग सबसे निचली पायदान पर होते हैं, पर रसूख के मामले में उन साहबों पर भी भारी पड़ते हैं जिनकी वे मातहती करते हैं। आखिर फाइलें तो उन्हीं के कब्जे में रहती हैं। ये तो बाबू ही तय करते हैं कि कौन सी फाइल आगे बढ़ानी है, कौन सी फाइल रोकनी है और कौन सी फाइल गुम हो जानी है। वे अपने साहबों से भले नहीं डरते, मगर भगवान से डरते हैं। सो अपने काम पर जाने के लिए निकले ये लोग भजन गा गा कर अपना सफर काटते। ट्रेन में भीड़ की वजह से होने वाली असुविधा के बावजूद रोज वाले मुसाफिर सवारी के दूसरे साधनों की बजाय इसी को तरजीह देते। बसें टूटी फूटी थीं। सड़कों के गड्ढों से होकर गुजरने से खस्ताहाल इन बसों की रफ्तार तो धीमी होती ही थी, रास्ते में कहीं भी खराब हो जाते। जीप टैक्सी की सवारी करना तो बस के मुकाबले कहीं ज्यादा हौलनाक और असुविधाजनक था, क्योंकि उनके ड्राइवर तब तक नहीं चलते थे जब तक कि गाड़ी के दोनों तरफ सवारियां लटकने न लगें और देर से आने वाले गाड़ी की छत का कोई हिस्सा पकड़कर पीछे के बम्पर पर झूलने नहीं लगे। रही सही कसर सड़क के गड्ढों को लेकर इन जीप ड्राइवरों के लापरवाह रवैये से पूरी हो जाती। ठिकाने तक पहुंचने की हड़बड़ी में गड्ढों से बचकर निकलने की कोशिश करने के बजाय वे गाड़ी सीधे गड्ढों में उतार दिया करते। हालांकि इस चक्कर में गाड़ी का धुरा अक्सर टूट भी जाता। अफसोस कि खासी सस्ती और इत्मीनान की सवारी टांगों के दिन लग चुके थे। लेकिन एक और अजीब गाड़ी चला करती थी जिसमें चेसिस पर लकड़ी का चौड़ा तख्ता कसा होता और वो पंपिंग सेट में इस्तेमाल होने वाले मोटर से चलती। इलाके में उपलब्ध सार्वजनिक वाहनों में ये सबसे सस्ती मगर सबसे दुखदाई भी थी।
क्योंकि इस जुगाड़ के डिजाइनरों ने इसमें स्प्रिंग के इस्तेमाल की जरूरत नहीं समझी थी। इसीलिए ट्रेन बेहद लोकप्रिय थे। फास्ट पैसेंजर की रफ्तार के बारे में जब कोई रेलवे के अफसरों से शिकायत करता तो उसे जवाब मिलता, यह है तो फास्ट ट्रेन, सिर्फ चलती धीमी है। फिर भी ये कम से कम आराम की सवारी थी। ट्रेन को तरजीह मिलने की ये एक और वजह थी। लेकिन इसका एक फायदा और भी था। किसी और सवारी से आने जाने वालों को किराया देना पड़ता था, जबकि ट्रेन की सवारी एकदम मुफ्त। 30 मील के सफर का किराया बहुत मामूली था। सो पिछले कुछ सालों से रेलवे ने टिकटों की जांच करनी ही छोड़ दी थी। टिकटों की जांच के लिए संतनगर फास्ट पैसेंजर पर तैनात टीटीई सरकारी बाबुओं के साथ बैठे उनके भजनों का आनंद लिया करते। अपने इंजन की तरह ड्राइवर पैट थॉमस भी गुजरे जमाने की निशानी थे। वो उन एंग्लो इंडियन मुलाजिमों में से एक थे जो तरक्की पाकर मेल ट्रेन के ड्राइवर के ओहदे तक पहुंचे थे। अंग्रेजों ने रेलवे में एंग्लो इंडियंस की भर्ती इस ख्याल से की क्योंकि उन्हें लगता था कि राज के प्रति उनकी वफादारी असंदिग्ध होगी। हालांकि इस ख्याली वफादारी के नाम के तौर पर किसी एंग्लो इंडियन को कोई बड़ा ओहदा नहीं मिला। भारत की आजादी के बाद उनमें से कई लोग देश छोड़कर चले गए, मगर पैट हमेशा कहते चाहे कुछ हो जाए, भारत उनका देश है। रेलवे में अपनी हैसियत पर उन्हें नाज था कि अगर वे ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया या एंग्लो इंडियन अप्रवासियों को कबूल करने वाले किसी और देश में चले गए होते तो वहां उन्हें कौन पूछता। लंबा कद, मजबूत बदन और लंबे रंजीदा चेहरे पर साफ सुथरी टूथब्रश मूछों वाली पैट की पहचान एक चिड़चिड़े शख्स की थी। साथ काम करने वाला फायरमैन उनकी ऊंची कसौटी पर खरा नहीं उतरता, इसलिए फौजी तरीके की पुराने फैशन वाली अंग्रेजी जबान में अक्सर डांट खाता। वो हमेशा नीले रंग की डांगरी और इंजन ड्राइवर की पारंपरिक काली टोपी पहनते थे। रेलवे में स्टीम इंजन जब चलन से बाहर होना शुरू हुए तो उन्हें बताया गया कि डीजल इंजन चलाने के लिए उन्हें फिर से ट्रेनिंग लेनी होगी, मगर उन्होंने ये कहते हुए इनकार कर दिया, मैं घटिया बस ड्राइवर नहीं बनना चाहता। किसी स्टीम मैन को मालूम होना चाहिए कि अपने इंजन से बेहतरीन काम लेने के लिए उसे क्या करना है। उसे 4 आंखें चाहिए, 2 आंखें आगे और 2 आंखें पीछे। उसे आगे की लाइन और पटरियां देखनी होती हैं। फायर बॉक्स की आग और टेंडर में कोयले पर भी निगाह रखनी होती है। डीजल के ड्राइवर को क्या करना होता है, एक बटन दबाओ, इंजन चालू और फिर आगे बढ़ जाओ। साला एकदम बस ड्राइवर के माफिक। जैसे जैसे स्टीम इंजन गायब होते गए, पैट थॉमस के लिए लाइन खोजना मुश्किल और बहुत मुश्किल होता गया। यही वजह थी कि मेन लाइन ट्रेनों को छोड़कर उन्हें संतनगर ब्रांच लाइन जैसे महत्वपूर्ण रूट पर आना पड़ा। अकबर उस रोज फरीदपुर के बाहरी इलाकों से आगे निकलकर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ग्रामीण इलाकों के किनारे से गुजर रहा था। तभी ट्रेन को झटका लगा और वो ठहर गए। ड्राइवर थॉमस के मुंह से गाली निकली, ये साले चेन पुलर्स। उनके फर्स्ट फायरमैन नदीम खान ने कहा, ये तो अजीब बात है, मैं जानता हूं जंजीर हमेशा कहां खींची जाती है, यहां तो पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। शायद ट्रेन में सचमुच कुछ गड़बड़ है, शायद आग या शायद कोई गिर गया है। बकवास, ड्राइवर थॉमस ने कहा। आंखें खोल कर देख यार, कुछ बेहूदों ने अपने गांव के पास ट्रेन रोकने के लिए जंजीर खींची है। उधर देख, वे खेतों में भाग रहे हैं और बेवकूफ दूधिये उनके पीछे हैं। उन्हें लगता है कि जंजीर खींचना उन्हीं की बपौती है। वे अगर उनको पकड़ पाते हैं तो शर्तिया सिर फुटा हुआ लोगी, मगर उनकी दादागिरी मैं अभी भुलाई देता हूं। फिर ड्राइवर थॉमस ने रेगुलेटर खोल दिया। लगातार सीटी बजाते हुए ट्रेन आगे बढ़ने लगी। अकबर ने धीरे धीरे जैसे ही गति पकड़ी, दूध वाले मुड़े और खेतों से होकर ट्रेन में सवार होने के लिए दौड़ लगा दी। हरामी कहीं के, ड्राइवर थॉमस बड़बड़ाया। मैंने जब नौकरी शुरू की थी उन दिनों ट्रेनों में चलने वाली रेलवे पुलिस ऐसे जंजीर खींचने वाले लोगों के सिर तोड़ दिया करती थी, या फिर गार्ड उन्हें पकड़कर मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देता था। अब तो रेलवे में कोई इसकी परवाह ही नहीं करता, और रेलवे ही क्यों, भगवान भरोसे चल रहे इस देश में किसी को कायदे कानून का कोई डर ही नहीं रह गया है। कायदे से इस ट्रेन का सिर्फ एक ठहराव था, सूरापुर नाम का एक छोटा सा स्टेशन।
उस रोज जंजीर खींचने के वाकये की वजह से अकबर रोज के समय से भी 10 मिनट की देरी से खड़ंजे वाले उस छोटे से स्टेशन में दाखिल हुआ। हमेशा की तरह दूधिये वहां उतरे और ट्रेन के डिब्बों की खिड़कियों पर झालर की तरह टंगे हुए दूध के अपने डिब्बे उतारकर इंजन की तरफ बढ़ गए। ड्राइवर थॉमस ने इंजन का खोलता हुआ पानी उनके डिब्बों में भर दिया ताकि वे विसंक्रमित हो जाएं। फिर साइकिल पर चढ़कर वे अपने घरों को निकल गए। हालांकि सूरापुर में ट्रेन का ठहराव सिर्फ 2 मिनट का था, मगर इस भाईचारे में ट्रेन 15 मिनट तक खड़ी रही, लेकिन किसी मुसाफिर ने इस पर कभी ऐतराज नहीं किया। ट्रेन संत नगर पहुंची तो झक सफेद वर्दी और आधिकारिक टोपी पहनकर प्लेटफॉर्म पर खड़े स्टेशन मास्टर रामकृष्ण ने अगवानी की। गार्ड चलकर उनके पास आया और कहा, स्टेशन मास्टर साहब, रास्ते में एक छोटी सी घटना हुई है। आज किसी ने नई जगह जंजीर खींच दी। मुझे नहीं लगता हमें इसकी रिपोर्ट करने की जरूरत है। आप क्या कहते हैं? खामखा का बवाल होगा। ट्रेन समय पर चलाने की मंत्री की मुहिम के चक्कर में कौन जाने जांच वांच शुरू हो जाए। अरे वो सब छोड़ो, स्टेशन मास्टर ने रुखाई से कहा, मेरे पास इससे बड़ी खबर है, बहुत बुरी खबर। क्या खबर है? ये लाइन बंद होने जा रही है। बंद? ये संभव नहीं है। अब आप ऐसे ही कोई लाइन बंद नहीं कर सकते, इसके खिलाफ कानून है। कानून हो या ना हो, दिल्ली से आज मेरे एक दोस्त का फोन आया था। वो रेल भवन में बाबू है, उसका अफसर रेलवे बोर्ड में है, इसलिए उसे पता रहता है कि वहां अंदर खाने क्या चल रहा है। उसी ने बताया कि हमारी लाइन को लेकर बड़ा बवंडर मचा हुआ है और चेयरमैन ने इसे फौरन बंद करने का आदेश दिया है। हालांकि गार्ड और स्टेशन मास्टर दोनों को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी यह मामूली ब्रांच लाइन रेलवे बोर्ड के गौर करने लायक कोई मुद्दा भी हो सकती है। रेलवे बोर्ड के जिम्मे 6,59,000 किलोमीटर ट्रैक का विशाल नेटवर्क है, जिनसे होकर हर रोज 14,300 ट्रेनें गुजरती थी। पर खबर सच्ची थी और यह सब फरीदपुर के सांसद संजय सिंह राय का किया धरा था। इस लाइन पर मंडरा रहे खतरे के जिम्मेदार वही थे। राय के बहुत तरह के धंधों में लोकल बस का कारोबार भी शामिल था, जिसमें केवल उन्हीं के नाम का डंका बजता। उनके इस एकाधिकार को अकेली चुनौती ट्रेन ही थी, जिसकी लोकप्रियता की वजह से संतनगर की बस सेवा में उन्हें घाटा उठाना पड़ता। सांसद ने इसे अपनी बेइज्जती के रूप में लिया। 20 सालों से वो सीट पर चुनाव जीतते आए हैं और आज तक किसी ने उनकी सत्ता को चुनौती नहीं दी थी। और ये छोटी मोटी टूटी फूटी पिद्दी सी रेलवे लाइन उनकी बस सेवा को धता बताकर उन्हें उल्लू बना रही थी। अपने आहत अभिमान पर मरहम लगाकर राय ने सबसे पहले तो फरीदपुर के स्टेशन मास्टर को यह जानने के लिए चारा डाला कि ट्रेन से हर रोज कितनी आमदनी होती है, और यह जानकर वो खुश हुए कि राजस्व शून्य है, क्योंकि मुसाफिरों से भाड़ा वसूल ही नहीं किया जाता। फिर उन्होंने केंद्रीय रेल मंत्री से मिलने के लिए समय मांगा। मंत्री भी उन्हीं की तरह कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे। संसद में वो मंत्री के दफ्तर में उनसे मिले। बातचीत की शुरुआत कुछ अच्छी नहीं रही। ठंडी मगर भेदक आंखें और बेदर्दी से बिछे हुए होंठों वाले मंत्री निष्ठुर शख्स थे। खासी अधीरता में उन्होंने ये कहते हुए बात शुरू की, मुझे उम्मीद है कि आप भी ऐसा कोई फिजूल प्रस्ताव लेकर मेरा वक्त बर्बाद करने नहीं आए हैं कि आपके निर्वाचन क्षेत्र के लिए कोई नई ट्रेन चला दी जाए या फिर किसी एक्सप्रेस का ठहराव आपके लोकल स्टेशन पर होना चाहिए जहां न कोई चढ़ता है न कोई उतरता है। जाने क्यों हर एमपी को लगता है कि रेलवेज केवल उन्हीं के लिए बनी है। आपको पता है, असम से दिल्ली तक सांसदों ने कह कहकर तिनसुखिया मेल के इतने स्टाफ बना लिए कि लोग उसे दिनसुखिया मेल कहने लगे हैं। अभी मैंने उसे कम से कम 20 स्टाफ काटे हैं, तब जाकर ट्रेन समय से चलने लगी है, या कम से कम कभी कभी तो समय पर चल पा रही है। राय के चेहरे पर फैली चौड़ी मुस्कुराहट से उसके फूले हुए गालों पर सिलवटें खिंच गए। अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ झुकते हुए बड़े संतुष्ट भाव से उसने थोड़ा लंबा खींचकर अच्छा का उच्चारण किया और फिर कहा, तब तो मंत्री जी आपको ये जानकर खुशी होगी कि मैं ऐसे किसी काम से आपके पास नहीं आया हूं, और मैं आपसे कुछ मांगने नहीं, आपको ये बताने आया हूं कि एक लाइन और उसके स्टेशन बंद कर दीजिए। मंत्री ने झटके से निगाह ऊपर की। इसका क्या मतलब हुआ कि आप मुझे बताने आए हैं? मत भूलिए मंत्री मैं हूं। फिर मन ही मन सोचा, ये सांसद अपने आप को समझते क्या है? मंत्री को हुक्म दे रहे हैं? गुस्ताख कमीने, जिसे मेरे पांव छूने चाहिए थे और कोई तोहफा लेकर आना चाहिए था।
कम से कम एक गुलदस्ता ही लाता। राय पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। शांत भाव से उन्होंने कहा, इतना गुस्सा मत कीजिए मंत्री जी, शांत हो जाइए। सारा मामला सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि मेरी बात पर अमल क्यों आप ही के भले की बात है। मुझे ये लफ्ज पसंद नहीं है श्री संजय सिंह राय, मैं सिर्फ अपने फैसलों पर अमल करता हूं, लेकिन आप बताइए। राय ने बताना शुरू किया कि उन्हें पता चला है कि फरीदपुर संतनगर रेल लाइन न केवल घाटे में चल रही है, बल्कि इससे कोई राजस्व भी नहीं मिलता है। फिर उन्होंने बड़ी चतुराई से यह भी बताया कि इस बाबत अगर वो संसद में सवाल उठाते हैं तो बेवजह धन की बर्बादी होगी और रेल मंत्री को भी खासी शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। मंत्री को यकीन था कि लाइन बंद करने की राय के इस मांग के पीछे कोई व्यक्तिगत कारण है। उनके पूछने पर सांसद राय ने बेझिझक बता भी दिया कि रेलवे की वजह से उनकी बस सर्विस को घाटा हो रहा है। मामला देखने की मंत्री की रजामंदी के साथ बैठक खत्म हो गई।